नमस्कार साथियों, महामयी के तीसरे दृश्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे दृश्य की ओर बढ़ते हुए हमने देखा कि राजकुमारी जो भयंकर रोग से पीड़ित है और संजीव महामयी की आज्ञा के बिना या ये कह सकते हैं इच्छा के विरुद्ध जाकर राजकुमारी के गले में संजीवनी लता बांध देता है और राजकुमारी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे दृश्य की शुरुआत में माई और संजीव रात के समय बातचीत कर रहे होते हैं। संजीव माई से इतनी रात तक जागने का कारण पूछता है और कहता है, क्या राजकुमारी का इलाज कर उसने माई से बिना पूछे किया, इसलिए माँ उससे नाराज़ है? माई कहती है, जब तुम छोटे थे हर काम के लिए माँ की अनुमति चाहिए थी। अब तुम बड़े हो गए हो, माँ को नीचा दिखा सकते हो, उसकी आज्ञा को टाल सकते हो। तुम अपनी सफलता के नशे में इतने चूर हो गए हो कि अब तुम्हें माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रत्युत्तर में संजीव कहता है कि मुझे तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं है। राजकुमारी को रोकने के लिए जब उसकी कलाई पकड़ी तो यकायक उसकी बीमारी समझ में आ गई। सच में माँ, तुम्हारे आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति है जो तुमने मुझे इतना काबिल बनाया है। माई कहती है, तुम कहते हो कि तुम अनायास ही सब कुछ हुआ। क्या तुम्हें उस बुढ़िया ने आकर आगाह नहीं किया था? जिस झूठ में तुम लिपटे हो उसकी परतें खोलो। क्या तुम इस बात की परीक्षा करना नहीं चाहते थे कि मरीज तुम्हारी दवाई से ठीक होते हैं या मेरे आशीर्वाद से? वास्तव में तुम अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। संजीव, मृत्यु अंतिम सत्य है, पर मनुष्य अपने अहंकार में उसे स्वीकार नहीं कर पाता। संजीव कहता है, जब भी तुम इस पर इस तरह नाराज़ होती हो, मेरा मन करता है माँ, मैं फिर से बच्चा बन जाऊँ, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं फिर से बच्चा नहीं बनना चाहता। तुम्हें तो मेरी मन की बात हमेशा से पता थी और अब मैं तुमसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ माँ। राजकुमारी के इलाज का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति की असमय मृत्यु को रोकना था। उसी से प्रेरित होकर राजकुमारी को तुम्हारी सहमति के बिना मैंने दवाई दी। माई इसके प्रत्युत्तर में कहती है कि तुम समय और असमय को निर्धारित करने वाले कौन होते हो? क्या तुम अपनी औषधि से किसी के भाग्य का निर्धारण कर सकते हो? सत्य बहुत गहरा होता है, वह तुम्हारे ज्ञान इन गहराइयों को नहीं छू सकता। केवल दुख के लिए दुख मानना कमजोरी है। जब सब कुछ मरणशील है तो फिर राजकुमारी की मृत्यु पर बवाल क्यों कर रहे हो? इस संसार में मृत्यु एक स्वाभाविक शक्ति है, सती है। मनुष्य स्वयं मरणशील है तो उसका प्यार मरणशील क्यों नहीं? प्यार भी तो शरीर की तरह पैदा होता है और मर जाता है। एक नव यौवना की भावुकता भरी बातों में आकर संजीव, तुमने अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। संजीव इसी क्रम में कहता है कि हमारा झगड़ा राजकुमारी की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए माँ। तुम मेरी औषधि का मान रखो। अगर राजकुमारी को से कोई अपराध हुआ है तो उसकी सज़ा मुझे दे दो। माई कहती है, तुम्हें उसने बहुत साहसी बना दिया है संजीव। इससे पहले तुमने मुझे इस तरीके से कभी उत्तर नहीं दिया। कुछ समय पहले किसी तुम्हें मामूली बीमारी से निपटने के लिए भी माँ की ज़रूरत थी। आज बिना मेरी आज्ञा के राजकुमारी की चिकित्सा करके तुमने नियति को ललकारा है। पहले उसे वापस लो। संजीव जो राजकुमारी से प्रेम कर बैठा है वह कहता है, राजकुमारी का जीवन अब तुम्हारे हाथों में है और मेरा उसके नेत्रों से जीवन की रोशनी मत छीनो माँ। मेरी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। माई कहती है, प्यार रोशनी नहीं आग है बेटा, जो प्रकाश नहीं देता जीवन को जला देता है। तुम राजकुमारी से सिर्फ एक ही बार मिले हो और वह तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई। और जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तुम जवान हो, इस दुनिया में हजारों सुंदरियाँ हैं, तुम्हारे लिए नियति के बीच मत आओ। जो तुम अपनी गलती को सुधारो और परसों अमावस के दिन सूरज डूबने से पहले उसके गले से वह संजीवनी बेल को उतार दो। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वह दो को एक साथ ब्याएगी, तुम्हें और मृत्यु को। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी दुल्हन की पालकी सीधे शमशान ले जानी पड़े। यही इस नाटक का तीसरा दृश्य समाप्त होता है। चौथे दृश्य की ओर बढ़ते हैं।
चौथे दृश्य की शुरुआत मदन और मंजरी की बात से शुरू होती है। मंजरी मदन की पत्नी है। मंजरी मदन से रात को सपने के बारे में बातचीत करते हुए कह रही है कि तुम बताओ कि सच में तुम्हारे सपने में कौन थी, और मैंने तुम्हें सपने में बातचीत करते हुए सुना था। पर मदन उसे आज के नाटक मार्किन विजय को तैयारी करने के लिए कहता है कि ये संवाद याद कर लो। पर मंजरी मदन की बात को अनसुना कर अपने सपने में मदरंगी के बाग में मिलने की बात को पूछती है। इस घटना का ये जिक्र हम ऐसे समझ सकते हैं कि मदरंगी से मदन जो है बातचीत करता है और मंजरी से वो बात करते करते इस तरीके से जिक्र करता है कि मेरे सपने में कोई औरत आई थी और उसने मिलने का वादा किया। तो मंजरी उसी को लेकर ये बातचीत कर रही है। दोनों आपस में सपने की बातचीत को लेकर नोकझोंक करते हैं। इतने में संजीव का प्रवेश होता है। संजीव को मदन बातचीत के दौरान ये जानकारी मिलती है कि मदरंगी उसे किसी नाटक में मिली थी। द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग में मदन दुशासन बना था। सारे दर्शक मदन की ओर गुस्से की से देख रहे थे, लेकिन एक यही थी जो मुस्कुरा रही थी। तभी से वे दोनों एक हो गए। सॉरी। मदन संजीव को मदरंगी और अपने किस्से सुनाते हुए और यहाँ आने का कारण पूछता है। संजीव बताता है कि वह अपनी माँ का राज जानना चाहता है। संजीव कहता है, मैंने तुम्हारे बहरूपीयपन के बारे में सुना है कि तुमने मौत को भी तुम छल लेते हो। प्रत्युत्तर में मदन कहता है, हाँ ये सच है कि मैं मौत के डर से हर रोज़ एक नया नाम और वेश धारण कर लेता हूँ ताकि मौत मुझे पहचान ना सके। और यह भी सच है कि लोग मेरे अभिनय से धोखा खा जाते हैं, पर कोई और न जाने, मैं तो जान चुका हूँ। यह केवल एक अंधविश्वास है, क्योंकि ऐसा अगर संभव होता तो इस दुनिया में किसी की मृत्यु ही नहीं होती। हर दिन व्यक्ति कोई एक नया नाम रख लेता और अमर हो जाता। मदन संजीव से पूछता है, क्या तुम अपनी माँ की आज्ञा के बिना किसी का इलाज नहीं करते? संजीव कहता है, हाँ, वह अदृश्य रहकर मेरी मदद करती है और यही मेरी सफलता का राज है। तुम्हारे साथ में राजकुमारी को देखने नहीं गया क्योंकि माँ ने मना कर दिया, लेकिन आज माई के टीले पर पहुँचा तो वहाँ राजकुमारी आत्महत्या करने के इरादे से आई थी। तो मैंने उसे रोकने के लिए हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज़ मेरे हाथ में आ गई और मेरे अंदर का चिकित्सक जाग गया और मैंने राजकुमारी के गले में संजीवनी लता बांध दी। अब माँ मुझसे नाराज़ है और वह चाहती है कि मैं सूर्यास्त से पहले उसके गले से वह उतार दूँ। संजीव मदन से राजकुमारी को बचाने का रास्ता सुझाने के लिए कहता है। मदन कहता है, तुम्हारी माँ कम चतुर नहीं है। अगर उसे ये पता चल गया तो वह कहीं भी प्रकट हो सकती है। अब तक उन्होंने करोड़ों जानें ली होगी, पर एक भी इल्ज़ाम उनके सिर पर नहीं है। यहाँ तक कि यह अंधेरा भी उसकी मदद करता है। संजीव कहता है, अब समझा, ये जो अजीब सी गंध मेरे आसपास आती है वह दरअसल मौत की गंध है। जीवन कितने ही दुखों से भरा हुआ और निरर्थक हो, पर मनुष्य ऐसे ही अपना एकमात्र जीवन सड़ने तो नहीं दे सकता। और इस संसार में एक मनुष्य ही है जिसके जीवन का कोई अर्थ है, क्योंकि वही उसे तलाशता है और हमें उसे वश में रखने के लिए माई इस बात का फ़ायदा उठाती है। इसलिए हमें जो चाहिए वह अर्थ मुक्ति नहीं है, माई से मुक्ति है। मुक्ति ही जीवन को जीने लायक बनाती है और राजकुमारी का यह प्रेम मेरे लिए मुक्ति का पहला पाठ है। चिकित्सक का कार्य मैं बिना किसी हस्तक्षेप से करना चाहता हूँ। क्या राजकुमारी के बचाव का कोई तरीका बता सकते हो? मदन उत्तर में कहता है, मृत्यु है तो जीवन भी है। तुम ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्तियों का आह्वान क्यों नहीं करते? जंगल में जो शिव का मंदिर है उस स्थान को जागृत स्थान माना जाता है। कहते हैं मार्कंड को भी शिव ने उसी मंदिर में लंबी आयु का वरदान दिया था। तुम्हारे पिता ने भी वहीं जाकर दर्शन किए थे। तुम भी वहां जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? अभी तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। मदन की बातें सुनकर संजीव सोचते हुए वहां से चला जाता है कि एक तो कोशिश की जा सकती है राजकुमारी को बचाने की, एक तो कोशिश की जा सकती है। यही इस नाटक का चौथा दृश्य समाप्त होता है।